हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल साइको फॉर यू। दोस्तों मैं हूं संदीप। तो दोस्तों हमारा एनटीटी से रिलेटेड जो भी है सिलेबस वो चल रहा है, जिसमें हम चैप्टर कर रहे थे कि कैसे कॉग्निटिव डेवलपमेंट से रिलेटेड कुछ प्ले एक्टिविटीज हैं उसको आपने ऑर्गेनाइज करना है ना। सो हम यहाँ पे जो डिस्कस कर रहे थे, सो इस चैप्टर को डिस्कस कर रहे थे जिसमें हम इसको हमने 3 पार्ट्स में अभी तक कर लिया था। तो जो आज की यह वीडियो है इसमें हम 4th पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो मैं थोड़ा आपको बता दूं कि लास्ट क्लास को हमने कहां तक कवर किया था। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि भाई जो भी हमारी लास्ट क्लास थी, हमने यहाँ तक अपना जो भी मैटर था उसको डिस्कस कर लिया था। ठीक है, तो यहाँ तक हमने अपना मैटर डिस्कस कर लिया था। इसमें हमने मीन्स जो अगर कल की क्लास में आपने देखा हो, तो हमने लास्ट में हमने जो भी टॉपिक टच किया था उस टॉपिक का नाम था कि सीरीज में कैसे लगाना है किसी भी ऑब्जेक्ट को या चीजों को। सो उससे रिलेटेड जो भी यह क्षमता है, योग्यता है, एबिलिटी है, यह बच्चों में कैसे विकसित करनी है, इसको कैसे बढ़ावा देना है, उससे रिलेटेड जो खेल क्रियाएं हैं। ठीक है, इस टॉपिक को हमने लास्ट में जस्ट टच किया था। ठीक है, इसमें हमने थोड़ा यहाँ तक जो मैटर था उसको हमने पढ़ लिया था। ठीक है, यहाँ तक हमने मैटर को पढ़ लिया था। तो इसके बाद का मीन्स हमने क्या किया था कि अगले क्लास के लिए छोड़ दिया था। तो आज की क्लास जो कि वीडियो का 4th पार्ट है, ठीक है, यह वीडियो का 4th पार्ट है। मीन्स जो कि वीडियो के 3 पार्ट्स की अगर बात करें वो आ चुके हैं। ठीक है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको तीनों पार्ट्स मिल जाएंगे। जो भी यह तीनों पार्ट्स हैं उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से पहले आप वो तीनों पार्ट्स कवर कर लें जिन्हों जो फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं। ठीक है, सो यह 4th पार्ट है ताकि आप क्या करो कि भाई अगर वो तीनों पार्ट्स देख लोगे तो आप पूरा जो भी हमारा यह चैप्टर चल रहा है, ठीक है, कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट है जो उसको विकसित करने के लिए जो भी प्ले एक्टिविटी है, ठीक है, जो भी हमारा यह चैप्टर चल रहा है, तो इससे आप क्या हो जाओ, कनेक्ट हो जाए। मीन्स अगर आप इस वीडियो को देखोगे तो आपको कुछ चीजें समझ आएगी, कुछ चीजें नहीं समझ आएगी। ठीक है, तो उसका कारण यही है कि पहले आप वो जो तीनों पार्ट्स हैं उसको कवर कर लो। ठीक है, सो आज वीडियो का 4th पार्ट है, इसको हम देख लेते हैं। हम यहाँ से अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे। जो भी मीन्स हमारा सीरिएशन चल रही थी, सो उसमें हमने पीछे की क्लास में, यहां तक मैं बार बार कह रहा हूं, मैटर पढ़ लिया था। ठीक है, सो आज हम यहां से अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो देखो यहाँ पे हमारे पास कह रहे हैं कि जो भी नीचे हमारे पास पास कुछ मैटर दिया गया है, सो उसमें हमने जो भी एक डिफिकल्टी लेवल है, ठीक है, उसके लेवल को कैसे हमने थोड़ा थोड़ा इंक्रीज करना है, बढ़ाना है। ठीक है, सो उससे रिलेटेड जो भी सीरिएशन क्रमबद्ध ऑर्डर में लगाने की जो एक्टिविटीज हैं उसको आयोजित करने में हमारे पास कुछ यहाँ पे प्रिंसिपल दिए गए हैं, रूल्स दिए गए हैं कि किन रूल्स को फॉलो करके आप क्या है बच्चों को सिखा सकते हो क्रम में लगाने की। ठीक है, चीजों को क्रम में लगाना सिखा सकते हो और यह योग्यता विकसित कर सकते हो। तो हमारे पास देखो यहाँ पे कह रहे हैं कि बच्चों को किसी नमूने की नकल करने के लिए यहाँ पे कहना क्रमबद्ध करने की एक बिल्कुल इजी सी एक्टिविटी है। ठीक है, बिल्कुल सरलतम एक्टिविटी है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे कह रहे हैं बीजों की एक पंक्ति बनाए। तो बीज जो होते हैं, ठीक है, उनसे रिलेटेड एक इन्होंने लाइन बनाई है और जिसमें कह रहे हैं सबसे पहले उन्होंने छोटा बीज रखा, फिर उससे बड़ा रखा, फिर उससे बड़ा, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो पिक्चर में। ये सबसे पहले छोटा, फिर बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। मीन्स यह टीचर ने बनाई थी, यहाँ पे स्पेशली मेंशन किया गया है कि शिक्षक द्वारा बनाई गई यह एक पंक्ति है, यह एक लाइन है। ठीक है, जिसमें उसने सबसे पहले छोटा रखा, फिर बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। क्योंकि सीरीज का मतलब ही ये होता है कि जब आप चीजों को एक मीन्स उनके सिंपली हम कह सकते हैं कि उनकी समानता के बेस पर जो भी उनमें थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग रखते हैं। तो इसमें बेसिकली होता क्या है कि चीजों को सबसे पहले, फिर उससे रिलेटेड जो थोड़ी बड़ी है या उसका कोई गुण के रिगार्डिंग, फिर उससे मीन्स तीसरे चीज को देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बीज लिए गए थे और बीज में से पहले सबसे छोटा रख दिया, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। ठीक है, ऐसे ही अब उसके बाद इस नकल को जो कि टीचर ने की है, ठीक है, टीचर ने जो भी एक्टिविटी की है इसकी नकल करेंगे बच्चे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि भाई बच्चों ने यहाँ पे नकल करके उसी तरीके से बीज को जो भी है बीजों को सीरीज में लगा दिया। ठीक है, तो ये एक्टिविटी आप कर सकते हो। यहाँ पे कह रहे हैं कि बच्चों को नमूने के आगे बढ़ाने को कहना क्रमबद्ध करने की क्रियाओं में कठिनाई का जो भी उच्चतम स्तर है। ठीक है, सो यहाँ पे थोड़ा आप क्या कर सकते हो
कि उसको अलग तरीके से रिक्रिएट कर सकते हो कि भाई अब आपने सबसे पहले बीज जो है उसको बड़ा रखना है, फिर उसके बाद उससे छोटा, फिर उसके बाद उससे छोटा, है ना। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हो कि पहले बड़ा है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ठीक है। सो इसको आप मीन्स क्या कर सकते हो, थोड़ा एक्टिविटी को चेंज करके, ठीक है। सो इससे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो भी डिफिकल्टी लेवल है ये थोड़ा क्या कर दिया, बढ़ा दिया। उसके बाद हमारे पास कह रहे हैं देखो, क्रमबद्ध करने की क्रिया में प्रश्न यह होता है कि इसके बाद क्या आएगा। मीन्स अब यह सीरीज लगाना मान लो कि बच्चे सीख गए हैं, तो इसके बाद क्या मीन्स हम करेंगे कि थोड़ा बच्चों को जो भी डिफिकल्टी लेवल है वो भी इंक्रीज हो जाए, बच्चों को कुछ नई चीजें सीखने को मिले। अब छोटे बड़े से रिलेटेड तो हम यहाँ पे नहीं रखेंगे, है ना। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो भी डिफिकल्टी का अगला लेवल होगा वो हमारे पास कह रहे हैं कि किसी एक गुण जैसे रंग, लंबाई या चौड़ाई या मोटाई या उसके वेट के आधार पर हम वस्तुओं को क्रमबद्ध करने के लिए कह सकते हैं। जैसे कि सिंपली आप क्या कर सकते हो कि यहाँ पे जैसे कि वेट वेट के अकॉर्डिंग हम ले सकते हो कि यहाँ पे ए बी सी और डी है ना, ई और एफ, ये मीन्स 5 बच्चे हैं, 6 बच्चे हैं हमारे पास। तो इसमें हमने क्या किया कि टीचर एक एक्ट कर सकता है कि भाई ये पांचों बच्चे हैं, इसको देखो अब उम्र के हिसाब से भी वह इसकी लाइन क्रिएट कर सकता है कि भाई सबसे पहले छोटी उम्र वाला, फिर उससे बड़ी उम्र वाला, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। तो उम्र के बेस पे हो सकता है, ठीक है। ऐसे ही ये लंबाई के बेस पे भी हो सकता है कि सबसे पहले जिसकी लंबाई छोटी है उसको रखे, फिर जिसकी बड़ी है उसको रखे। मीन्स पांचों में जो भी मीन्स 6 बच्चे हमने यहाँ पे लिए हैं, ठीक है। और ऐसे ही यहाँ पे वेट के अकॉर्डिंग भी हम रख सकते हैं कि जिसका भार सबसे कम है पहले उसको रख लो, फिर दूसरे को जिसका भार ज्यादा है फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, है ना। सो मीन्स यहाँ पे आप अलग अलग उसकी क्वालिटीज के अकॉर्डिंग, गुणों के अकॉर्डिंग जो क्या है चीजों को सीरीज में लगाना कह सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे पास कह रहे हैं कि लंबाई के अनुसार क्रमबद्ध करने की अपेक्षा आकृति या रंग के अनुसार क्रमबद्ध करना थोड़ा क्या होगा, बच्चों के लिए इजी होगा। शुरू शुरू में आपको कौन सा सबसे छोटा है, कौन सा सबसे बड़ा है, इस तरीके के कह रहे हैं प्रश्नों के माध्यम से बच्चों की सहायता आप कर सकते हो और उन्हें मीन्स समझाना होगा कि उन्हें क्या करना है। यहाँ पे थोड़ा आप समझा सकते हो कि भाई ये चीज सबसे छोटी है, तो बच्चे उस चीज को फिर पहले आप कह सकते हो कि इसको पहले रख दो, है ना। तो यहाँ पे हमारे पास आगे कह रहे हैं कि शुरू में बच्चों को केवल 3 वस्तुओं को क्रमबद्ध करने के लिए है। तो यहाँ पे जो भी आप ऑब्जेक्ट प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है, जो भी मीन्स चीजें दे रहे हो सीरीज में रखने के लिए बच्चों को, तो उन ऑब्जेक्ट्स में आपने ध्यान देना है कि उनमें उनकी संख्या ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे जैसे कि कहा है कि 3, तो उनकी संख्या 3 या लगभग 4 हो सकती है। 3-4 ऑब्जेक्ट्स या 3-4 चीजें आप उसको दे सकते हो बच्चों को क्या करने के लिए, सीरीज में लगाने के लिए। और धीरे धीरे उसकी जो संख्या है, ठीक है, वो भी क्या है आप यहाँ पे फिर बढ़ा सकते हो। कह रहे हैं शाला पूर्व बच्चों को 5 से अधिक वस्तुओं को क्रम में रखना कह रहे हैं थोड़ा कठिन लगता है। तो ऐसा आगे बताए जा रहे कारण की वजह से होता है। मीन्स उन्हें 5 वस्तुओं को थोड़ा क्या है कि डिफिकल्टी फील होती है उन्हें कि भाई अच्छा उन्हें लगता है कि भाई ये थोड़ा उनके लिए हार्ड टास्क है। तो यह क्यों होता है, इसका कारण है हमारे पास, इसकी वजह है। कह रहे हैं क्रमबद्ध करते हुए बच्चे एक डंडी रखते हैं और दूसरी डंडी की लंबाई की तुलना पहले रखी डंडी से करते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया था कि भाई सीरीज में आपने अगर चीजों को लगाना है सो आपको कंपैरिजन करना आना चाहिए, ठीक है, आपको कंपैरिजन करना आना चाहिए सीरीज में लगाने के लिए। तो ये क्वेश्चन क्रिएट हो सकता है भैया आपके पेपर में कि सीरीज में लगाने के लिए उसका जो बेसिक नियम है वो क्या है। मीन्स आपको बेसिक योग्यता आपको कौन सी होनी चाहिए आप में, तो चीजों को कंपैरिजन करने की योग्यता आप में होनी चाहिए, ठीक है। फिर ही आप मीन्स चीजों को सीरीज में लगा सकते हो। जैसा कि यहाँ पे कहा है, कह रहे हैं कि क्रमबद्ध करते हुए भी सीरीज में लगाते हुए बच्चे एक जो भी डंडी है उसको दूसरी डंडी की लंबाई से क्या करेंगे, उसकी तुलना करेंगे, पहले रखी डंडी से करते हैं। जो भी मीन्स यहाँ पे आपने पहले डंडी रख दी है ना, सो उसकी तुलना करते हैं। सो यदि आपके पास 3-4 डंडियां हैं, मीन्स 3-4 स्टिक्स हैं आपके पास जो कि ज्यादा लंबाई की हैं, सो कह रहे हैं तीसरी, उसके बाद कह रहे हैं तीसरी डंडी रखते हुए फिर इस डंडी की तुलना पहली और दूसरी डंडी से करनी होगी, है ना। फिर निश्चित करना होगा कि उसे कहाँ रखें। मीन्स ये एक तरीका होता है, यह एक स्टेप दिए गए हैं कि किस तरीके से एक बच्चा सीरीज में लगाता है। लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं जो भी शाला पूर्व बच्चे हैं, प्री स्कूल एज के बच्चे हैं, तो वह केवल दूसरी डंडी की ओर ध्यान देते हैं, इसलिए उसके
द्वारा रखी गई डंडियों की जो व्यवस्था है वह कुछ इस प्रकार से हो जाती है। मीन्स अब यहाँ पे उसने दूसरी, देखो जैसे ही फर्स्ट डंडी को उसने देखा तो उसने सेकंड नंबर पे उसने जो भी है डंडी उठाई, तो उसने उसको यहाँ पे रख दिया है ना, सेकंड नंबर पे जैसे कि फर्स्ट पे रखी हुई थी, इसकी तुलना की इसके साथ और इसको रख दिया, इसको लगा कि भाई इस डंडी से मुकाबले यह बड़ी है, तुलना तो कर दी। लेकिन अब यहाँ पे क्या हुआ, जब आगे दो डंडियां मान लो कि उसने रख दी, जब आगे उसने तीसरी डंडी को उठाया, इस डंडी को, तो उसने यहाँ पे इसके साथ इसकी तुलना नहीं की, इसी के साथ इसकी तुलना कर दी और अपने तरीके से इसको इस तरीके से मीन्स रख दिया, इस तरीके से इसको ऑर्गेनाइज कर दिया है ना। तो जो कि यह क्या है, एक गलत सीरीज बन गई। तो यहाँ पे वही कहा है, कह रहे हैं बच्चे को पहले और दूसरी दोनों डंडियों के संदर्भ में तीसरी डंडी को देखना चाहिए था, है ना। तो तीसरी डंडी पहली डंडी से ज्यादा लंबी है लेकिन दूसरी की उपेक्षा छोटी है। अंत तीसरी डंडी पहली और दूसरी डंडी के बीच में आनी चाहिए, लेकिन अधिकांश बच्चे कह रहे हैं प्रत्येक अगली डंडी को क्रम में रखते हैं तो अंतिम डंडी के संदर्भ में ही देखते हैं। मीन्स जब भी वह, यहाँ पे कहा है, अगर उन्हें आप ज्यादा ऑब्जेक्ट दे दोगे, है ना, तो वो क्या करते हैं कि भाई जो भी पीछे जिसको उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था उसको वह क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, लेकिन जो इसके लास्ट में कोई ऑब्जेक्ट होता है उसी के साथ क्या करते हैं, तुलना करते हैं, है ना। तो यहाँ पे इस डंडी को तो उसने देखा ही नहीं क्योंकि इसको ऑर्गेनाइज करके यहाँ पे रख के, ठीक है, इसको तो देखा नहीं, उसके बाद इसके साथ कंपैरिजन करने लग गया इस डंडी के साथ, है ना। तो दोनों का कंपैरिजन यहाँ पे होने लग गया, लेकिन इस डंडी पर उसका माइंड काम नहीं कर रहा था। तो ये चीज है कि भाई जो भी प्री स्कूलर बच्चे हैं उनको इसलिए कहा गया था कि भाई जो भी ऑब्जेक्ट आप दे रहे हो उनकी संख्या है वो क्या होनी चाहिए, वो कम होनी चाहिए, ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 3 या 4 संख्या में आप उनको मटेरियल या चीजें या जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो दे सकते हो। होप कि यह आप समझ गए होंगे कि भाई उन्हें क्यों ज्यादा ऑब्जेक्ट्स को सीरीज में लगाना थोड़ा उन्हें कठिन लगता है। यहाँ पे 3 डंडियों को वो क्या कर रहे हैं कि भाई नहीं अच्छे से लगा रहे हैं, तो फिर ऑब्वियसली सी बात है कि भाई 3 से अगर आप 4 या 5 कर दोगे तो उनके लिए थोड़ा और मुश्किल हो जाएगा, है ना। तो इसी बेस पर जो भी हमने ऊपर प्रिंसिपल को देखा है कि उसी के बेस पे उसको ध्यान में रखते हुए कह रहे हैं सीरीज में लगाने की जो योग्यता को अगर आप मोटिवेट करना चाहते हो, उसको मजबूत करने के लिए कह रहे हैं कुछ निम्नलिखित हमारे पास खेल क्रियाएं हैं। जैसे कि यहाँ पे कहा है बच्चों को अलग अलग आकारों के छल्ले और डिब्बे दें जो एक दूसरे पर इस प्रकार रखें जा सकें कि कुछ भी शेष न बचे यहाँ पे, ठीक है। सो यह एक्टिविटी आप उनको करवा सकते हो कि उन्हें अलग अलग प्रकार के छल्ले या डिब्बे दें जो एक दूसरे के ऊपर रखे जा सके। जैसे कि यहाँ पे आपने बच्चों को बॉक्स दे दिए, है ना, कुछ इस तरीके से कि भाई छोटा बड़ा, है ना, तो उनको आप बताओ कि भाई आपने सबसे पहले बड़ा रखना है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, है ना। तो यहाँ पे फिर इनको वो इस तरीके से ऑर्गेनाइज करेंगे कि इसके ऊपर जो भी इन दोनों में से उसे बड़ा लगेगा, है ना, तो वो रख देंगे। जैसे कि ये उसको बड़ा लगा, यहाँ पे रख दिया, ठीक है, उसके बाद ये यहाँ पे रख दिया, उसके बाद इसको रख दिया, फिर इसको रख दिया, इस तरीके से। मीन्स वो क्या है, शेप के अकॉर्डिंग। जैसे कि अगर आपने इनको छल्ले दिए हैं, जहाँ पे आपने इस तरीके से रिंग दे दी है ना, ये कुछ हम ले लेते हैं इस तरीके से, है ना। तो यहाँ पे बच्चों को कहना है कि भाई इस सबसे बड़े छल्ले के बीच आपने उससे छोटा छल्ला डालना है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे बच्चे, उससे छोटा, तो इससे छोटा मीन्स ये है, ठीक है, फर्स्ट पे ये आ गया, फिर सेकंड पे ये आ गया, ये इसके बीच आ जाएगा यहाँ पे, है ना। उसके बाद फिर थर्ड नंबर पे ये आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। फिर इन सभी में से देखना है तो इसमें से और इसमें से, है ना। तो जो भी आपको बड़ा लगता है, चलो इसको आप थोड़ा बड़ा बना लेते हैं, सो इसको यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर इसको यहाँ पे। तो इस तरीके से आप एक एक्टिविटी ऑर्गेनाइज कर सकते हो, लेकिन हमने इस बात को ध्यान में रखना है कि ज्यादा ऑब्जेक्ट नहीं लेंगे। मैंने 4-5 ले लिए थे जो भी छल्ले इन्होंने दिए हैं, आप 2 या 3 ही लोगे स्टार्टिंग में, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं बच्चों को आकार के अनुसार खेल सामग्री को स्टाकर रखने के लिए कहें कि सबसे पहले वे सबसे बड़ी चीज रखें और फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। मीन्स इस तरीके से जो भी हमने शेप के साइज के अकॉर्डिंग किया था। कह रहे हैं फूलों, लकड़ियों और पत्तियों को उनके घटते और बढ़ते आकार के अनुसार सिस्टमैटिकल तरीके से आप क्या है उसका एक ऑर्गेनाइज करने को कहेंगे, व्यवस्थित करने को कहेंगे। जैसे कह सकते हो कि छोटे से बड़ा और बड़े से छोटे तक, ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हो। जो भी फूल है, लकड़ियां हैं, पत्तियां हैं। कह रहे हैं टीन के डिब्बे में अलग अलग मात्रा के छोटे छोटे पत्थर भर दें, उन्हें बंद कर दें और बच्चों से कहें कि उन्हें हिलाकर देखें और कौन से डिब्बे से अधिक ध्वनि आती है तथा किसमें कम आती है, तो उसी के अनुसार उन्हें व्यवस्थित करें, है ना। तो
यहाँ पे क्या है कि डिब्बों में बर्तन सॉरी डिब्बों में पत्थर भर के जब आप क्या करते हो उनको शेक करते हो, तो जब भी मीन्स उसमें एक साउंड क्रिएट होता है, तो उन साउंड की ध्वनि को क्या करना है, कंपैरिजन करना है दूसरे बॉक्स में जो पत्थर डाले हैं उसको शेक करने पे जो ध्वनि निकल रही है, जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है उसके साथ। ठीक है, तो आप इस तरीके से बॉक्स ले सकते हो, उसके ऊपर ढक्कन लगा देना। ठीक है, और इसमें मीन्स कुछ आप पत्थर डाल सकते हो, इसमें 4 पत्थर डाल दिए और इसमें 3 पत्थर डाल दिए। तो दोनों को क्या करोगे, जब आप शेक करोगे तो शेक करने पर इन दोनों को कंपैरिजन करना है आपने कि भाई किस बॉक्स का साउंड ज्यादा आ रहा है। ठीक है, तो उस तरीके से आपको बच्चों को कह सकते हो कि आप ऑर्गेनाइज करिए। कम ध्वनि वाला डिब्बा उनको कहना है कि सबसे पहले रखना है, फिर उससे कम, ठीक है, फिर उससे कम। तो इस तरीके से मीन्स कम ध्वनि वाला, फिर उससे कम, फिर इससे कम। ठीक है, तो इस तरीके से आपने जो भी साउंड प्रोड्यूस हो रहा है उसको एक सीरीज में लगा सकते हो। इसके बाद हमारे पास कह रहे हैं क्रमबद्ध करने की जो क्रियाएं हैं, जो एक्टिविटी हैं, उसको ऑर्गेनाइज करते समय आप जो भी अंतिम, पहला, बीच में, पहले, बाद और जो भी अगला है, ठीक है, मीन्स जब भी आप बच्चों को सिखाओगे कि भाई जो भी आपने क्रम में लगाना है, ठीक है, तो उसमें कौन सी चीज लास्ट में आती है, उसमें कौन सी चीज फर्स्ट में, मीन्स चीजों के बीच में मीन्स बिटवीन है, और जो भी सबसे पहले और सबसे आफ्टर बाद में और नेक्स्ट। ठीक है, इस तरीके से जैसे शब्दों का मीन्स इस तरीके के वर्ड्स का आप क्या करोगे, यूज करोगे, ताकि बच्चों की वोकैबुलरी भी यहाँ पर क्या हो, थोड़ी विकसित हो। ठीक है, सो बच्चों की वोकैबुलरी को विकसित करने के लिए आप लास्ट, फर्स्ट, ठीक है, बिटवीन, नेक्स्ट, आफ्टर, इस तरीके से कुछ वर्ड्स भी आप दे सकते हो। कह रहे हैं इस प्रकार में ये सभी कॉन्सेप्ट है जो बच्चों में इसके मीन्स जो भी बाद में, पहले, अंतिम, बिटवीन है ना, इस तरीके से जो भी कॉन्सेप्ट है ये विकसित होंगे। और जो भी सीरिएशन संबंधी एक्टिविटी है वह बच्चों को यह समझने में भी सहायता करती है कि वस्तुओं के गुण सापेक्षिक होते हैं। मीन्स जो भी वस्तुओं के गुण है, ठीक है, वो हम देख सकते हैं, उनको समझ सकते हैं। ठीक है, वस्तुओं के गुणों को मीन्स पहचानने योग्य होते हैं, और वो गुण उनकी मीन्स रियलिटी होती है। ठीक है, एक समूह में रखा जो बटन कह रहे हैं सबसे बड़ा हो सकता है, वही बटन दूसरे समूह के बटनों में सबसे छोटा भी हो सकता है। ठीक है, मीन्स यहाँ पे अब उनको ये पता चलेगा कि जो भी वस्तुओं के गुण है वह चेंज भी हो सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि भाई एक बटन अगर बड़ा है तो सभी बटन ही बड़े होंगे, भाई बटन छोटे भी हो सकते हैं साइज के अकॉर्डिंग। ठीक है, कोई बटन सर्कल गोल हो सकता है और कोई बटन चकोर हो सकता है। ठीक है, इस तरीके से आप समझा सकते हो इस तरीके के कॉन्सेप्ट को। इसके लिए कह रहे हैं किसी भी प्रकार के निरपेक्ष आयाम नहीं होते। ठीक है, आकार के अनुसार क्रमबद्ध करने की क्रियाएं, जैसे कि जहाँ पे उससे बड़ा, उससे लंबा, उससे छोटा, सबसे बड़ा, सबसे छोटा की जो भी संकल्पनाएं हैं यह मजबूत होती है। सो ये सीरीज में लगाने का यहाँ पे हमारे पास क्या था, एक एक्टिविटी हमने की, उसके कुछ सिद्धांत किए कि आपने कौन कौन सी चीजें ध्यान में रखनी है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास कह रहे हैं भाई कारण और प्रभाव के संबंधों को जानने में देखो, काज एंड इफेक्ट, कारण मीन्स काज एंड इफेक्ट। ठीक है, सो ये तो आपको पता है कि भाई काज एंड इफेक्ट होता क्या है। देखो, कोई भी एक्टिविटी, कोई भी घटना एनवायरमेंट में होती है, ठीक है, सो उसका कोई ना कोई तो कारण होता है, रीजन। ठीक है, उसके मीन्स क्या, उसका लॉजिक है। ठीक है, उस एक्टिविटी के बिहाइंड, और फिर आगे उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, सो इस तरीके से जो भी यह कॉन्सेप्ट है, सो इससे रिलेटेड मीन्स कौन कौन सी खेल क्रियाएं हैं संबंधों को जानने के लिए यहाँ पे, तो वो हम यहाँ पे देखेंगे। कह रहे हैं कारण और प्रभाव को समझने की योग्यता सभी वैज्ञानिक जानकारियों और किसी भी प्रकार की जांच का आधार होती है। तो यह है भाई एक साइंटिफिक तरीके की इंफॉर्मेशन है जो, ठीक है, यहाँ बच्चों में साइंटिफिक प्रवृत्ति को पैदा करने का यह आधार होता है। जो यह एक्टिविटी है कारण और प्रभाव को अगर बच्चे समझने लग जाते हैं, कह रहे हैं बच्चे जब शैशवावस्था में भी होते हैं, इन्फेंसी पीरियड में ही होते हैं, तो कह रहे हैं उस जो भी उसमें कारण और प्रभाव की सहज बोधनीय जानकारी को दर्शाते हैं। मीन्स एक रिफ्लेक्सेस एक्शन शो करते हैं, मीन्स उनमें एक स्वाभाविक प्रवृत्ति ही होती है। कह रहे हैं जब शिशु पालने को हिलाने के लिए पैर मारता है, या जो भी उसका खिलौना है उसको बजाने के लिए एक साउंड जो भी उसको हिलाता है ना, उसको शेक करता है, तो वह यह दर्शाते हैं कि भाई वे जानते हैं कि उनके द्वारा किया गया कार्य मीन्स वो कोई ना कोई कारण है, तो से परिणाम निकलता है। परिणाम मीन्स प्रभाव, उसका कोई प्रभाव पड़ रहा है।
मीन्स अगर वह अपने खिलौने को शेक कर रहे हैं तो उसे एक साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो उसके द्वारा की गई एक्टिविटी एक कारण हो सकता है और उसका आगे जो भी साउंड प्रोड्यूस हो रहा है वह उसका परिणाम है, ठीक है। सो स्टार्टिंग में ही यह बच्चों की प्रवृत्ति होती है, ठीक है। सो हालांकि इस अवस्था में बच्चे यह नहीं बता पाते कि कारण क्या है, मीन्स एक जो भी हम इसको काज या रीजन बोलें तो उसको कहें कि भाई इसकी डेफिनेशन बताओ, तो काज या रीजन टर्म की वह डेफिनेशन नहीं बता सकते, ठीक है। या इफेक्ट टर्म की वह डेफिनेशन नहीं बता सकते, लेकिन चीजों के साथ जब वह रिएक्ट करते हैं तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है इस चीज को वह समझते हैं बच्चे, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं कि यदि कारण और प्रभाव दोनों अदृश्य हो तो वे उनमें संबंध स्थापित नहीं कर सकते, ठीक है। अदृश्य मीन्स अगर उनमें जब यदि बच्चों के सामने एक्चुअल में या उस मीन्स रियल में चीजें उसकी आंखों के सामने नहीं होती तो फिर उन्हें थोड़ा रीजन सॉरी काज एंड इफेक्ट के बारे में थोड़ा क्या है वे उसमें पजल हो जाते हैं, वे इस चीज को मीन्स नहीं समझ पाते, ठीक है, अगर उनकी आंखों के सामने नहीं है। तो सिंपली स्टार्टिंग में आपने याद रखना है कि जो भी आपने कोई काज एंड इफेक्ट से संबंधित कोई एक्टिविटी करनी है तो भाई ऐसे नहीं है कि भाई वो क्या होनी चाहिए, वो एब्स्ट्रैक्ट नहीं होनी चाहिए, ठीक है, अमूर्त नहीं होनी चाहिए, वो क्या होनी चाहिए, कॉन्क्रीट होनी चाहिए। क्लियर है, तो ये आपने याद रखना है। तो कह रहे हैं जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं वे न केवल कारण और प्रभाव के बारे में बताने जो क्या होते हैं, ठीक है, बल्कि कह रहे हैं किसी भी जो एक्टिविटी है और उसका क्या परिणाम निकलेगा इसका भी वह इसकी प्रेडिक्शन लगा सकते हैं, इसका अंदाजा लगा सकते हैं, इसका अनुमान लगा सकते हैं, ठीक है। सो इसके साथ साथ कह रहे हैं वे इस निष्कर्ष मीन्स एक कंक्लूजन तक भी पहुंचते हैं कि जो भी एक स्पेसिफिक घटना है उसका क्या रीजन हो सकता है, उसका कारण क्या हो सकता है, ठीक है। मीन्स जैसे जैसे वो बड़े होते जाते हैं तो इसमें यह प्रवृत्ति है काज एंड इफेक्ट को समझने की वो बढ़ती जाती है। कह रहे हैं शाला पूर्व केंद्र में किसी घटना के कारण जो भी उसका रीजन है और जो भी उसका इफेक्ट है उससे रिलेटेड चर्चा के लिए बच्चों को आप प्रोत्साहित करें, उससे ज्यादा से ज्यादा कन्वर्सेशन करें, ठीक है, इंटरेक्शन करें, जो भी डिस्कशन है वो करें जो बच्चों को कारण तथा प्रभाव के बारे में बात करने के लिए, ठीक है। और कह रहे हैं क्या, क्यों, कैसे जैसे जो भी प्रश्न पूछने के लिए जो कुछ मीन्स प्रोत्साहित करती हैं चीजें, ठीक है। सो बच्चों में कारण तथा प्रभाव का जो भी एक समझ है उसको यह विकसित करती है। तो इससे मीन्स क्या, क्यों, कैसे, यह क्यों हो रहा है, यह कैसे करते हो, ठीक है, इसको इसको क्या हुआ, तो इससे रिलेटेड आप मीन्स बच्चों से क्वेश्चनिंग कर सकते हो। उदाहरण के लिए बच्चे जब पूछते हैं जैसे कि कपड़े कैसे सूखते हैं, सो जैसे कि हमारे पास यहाँ पे पहला कहा गया है कि आप या तो सीधा एक तरीक सिंपल सा आप उसको आंसर कर दें कि भाई कपड़े धूप में सूख जाएंगे, या सेकंड में कह रहे हैं यदि आप बच्चे को स्वयं उत्तर खोजने के लिए प्रोत्साहित भी कर सकते हो और उनके प्रश्न के उत्तर में स्वयं मीन्स प्रश्न पूछें, मीन्स आप यहाँ पे बच्चे को भी मोटिवेट कर सकते हो कि भाई इस चीज को आप थोड़ा क्या है फाइंड करने की कोशिश करो कि भाई जो भी कपड़े है वह क्यों सूख रहे हैं, है ना, कि आप देखो, ठीक है, इस चीज को। तो बच्चों को ही आप मोटिवेट करें कि उसी के प्रश्न में जो आपने उत्तर देना है उसमें आप स्वयं क्या कर दें, एक क्वेश्चन पुट कर दें, ठीक है, कि तुम बताओ कपड़े कैसे सूख गए। दूसरा तरीका पहले की अपेक्षा क्या हो सकता है, बेहतर हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ तो आप सिंपल उसको बता सकते हो जो भी उसकी जिज्ञासा है उसको मीन्स क्या है कंट्रोल में आ जाएगी, मीन्स उसको पता चल जाएगा कि भाई धूप में रखने से कपड़े सूख जाते हैं, ठीक है। लेकिन इससे से रिलेटेड आप क्या है बच्चों को ही उस एक्टिविटी में इन्वॉल्व करोगे तो कह रहे हैं बेहतर होगा, ठीक है। इसमें आप बच्चे का एक एज लेवल भी देख सकते हो। सो वैसे तो एज लेवल के अकॉर्डिंग जो भी ये कपड़े सूखने की प्रोसेस है वो वैसे तो देखा जाए तो 9 या 10 या 11 12 वर्ष की एज तक ही क्या है कि भाई बच्चे समझ पाते हैं इस चीज को कि जो भी कपड़े सूखने का कारण ये होता है कि है ना जो वाटर है वो क्या है इवेपोरेट होता है, वह बाष्पित होता है ना धूप में। लेकिन यह एक साइंटिफिक आंसर आप तभी दोगे यदि बच्चे इस चीज को समझ पाएंगे। तो 5 या 4 या 3 वर्ष के बच्चे जो भी इवेपोरेशन की प्रोसेस है इसको नहीं समझ सकते, तो इस तरीके से आप आंसर बच्चों को नहीं दोगे। या तो कह रहे हैं आप सीधा बता सकते हो या फिर यह बेहतर तरीका हो सकता है कि बच्चों को खुद खोजने के लिए आप मोटिवेट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है जी संकल्पनाओं को विकसित करना, मीन्स जो भी कॉन्सेप्ट है उसको आप कैसे विकसित करोगे। सो सिंपली कॉन्सेप्ट के बारे में तो आपको पता ही है ना, कि कॉन्सेप्ट बहुत सारी, देखो किसी भी चीज का नाम एक कॉन्सेप्ट हो सकता है, ठीक है। सो यहाँ पे कौन कौन से कॉन्सेप्ट आए हैं इसको हम देख लेते हैं। सो कह रहे हैं इसमें हम जो भी एक आकृति है, आकार है, जिसमें लंबाई, क्षेत्रफल, एक वॉल्यूम होता है ना, जो भी उसके बारे में यहाँ पे कह रहे हैं संकल्पना इसमें शामिल आएंगी होंगी, जो भी यह कॉन्सेप्ट के बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस किया, ठीक है, यहाँ पे
जो भी हम कंसेप्ट को विकसित करना जा रहे हैं, तो यह इस तरीके के कॉन्सेप्ट यहाँ पे लिए गए हैं कि एक लेंथ है, जो भी आकार है, साइज, जो भी उसकी आकृति है, ठीक है, शेप। तो इसमें कह रहे हैं हम जो भी एक संख्या है, एक मेजरमेंट है, एक स्थान है, ठीक है, समय है। सो दूसरे शब्दों में जो भी एक मैथमेटिकल टर्म्स हैं, कॉन्सेप्ट हैं, इसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर यह ध्यान में रखना महत्वपूर्ण है कि जब हम शाला पूर्व बच्चों को इन संकल्पनाओं को प्रदान करने की बात करते हैं, तो हम उन संकल्पनाओं के बारे में औपचारिक शब्दों का यूज नहीं यहाँ पे करेंगे। औपचारिक शब्द मीन्स जो भी फॉर्मल वर्ड्स आ जाते हैं एजुकेशन से रिलेटेड, कि आप यहाँ पे इस तरीके से शब्दों का यूज नहीं करोगे कि यदि आपने वॉल्यूम को बताना है तो यहाँ पे आप उसको फार्मूला रटा रहे हो बच्चे को कि भाई वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे फॉर्मूले से रिलेटेड आपने कोई भी एक्टिविटी नहीं करनी है कि बच्चों को ये चीजें रटा रहे हो। जस्ट बच्चों को चीजों के साथ कनेक्ट करके, ऑब्जेक्ट के साथ कनेक्ट करके, जो भी एक आकार है, शेप है, वॉल्यूम है, लेंथ है, उसके बारे में बताना है, ठीक है। जिससे उसकी जो भी एक बेस है, मैथ से रिलेटेड एक बेस है, वो बन जाए बच्चों का, ताकि उसको मैथ करने में आगे परेशानी ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहे हैं इस तरीके से मीन्स जो भी बच्चों को इस तरीके के अनुभव नहीं देना है, फार्मूले वगैरह नहीं देना है। इसमें कह रहे हैं हमारा सीधा सा मतलब ये है कि इस बाल्टी को भरने के लिए कितने मग आप पानी के डालेंगे। मीन्स अब देखो, ये आपको पता है कि जब कोई भी कंटेनर किसी चीज को कंटेन करके रखता है तो यह क्या हो सकता है, उसका वॉल्यूम हो सकता है ना। सो वॉल्यूम मीन्स किसी कंटेनर के द्वारा किसी लिक्विड को, ठीक है, कितनी मात्रा में कंटेन किया गया है, उसका वॉल्यूम हो सकता है सिंपली। तो जहां पे हम उसको मीन्स वॉल्यूम की डेफिनेशन नहीं बताएंगे, ये तो जस्ट मैं आपको बता रहा हूं। सो इसके लिए आप जस्ट यहाँ पे, जहां पे जैसे भी इन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि भाई एक ऐसा एग्जाम्पल दे सकते हो, एग्जाम्पल दे करके कि भाई जो भी बाल्टी है उसमें जितने कप आप पानी के डालोगे, जितने भी मग आप पानी के डालोगे, तो वो उस पानी का सॉरी बाल्टी का क्या होगा, आयतन होगा, ठीक है, उसका वॉल्यूम होगा। ये आप बता सकते हो, ठीक है, कि किसी बर्तन में पानी की मात्रा, उसका वॉल्यूम हो सकता है। या आप सिंपली ये कह सकते हो कि भाई कोई भी आपके पास एक गुब्बारा है ना, उस गुब्बारे को क्या है आप फुलाओगे जब भी, सो वह कितना फूल सकता है, उसमें कितनी हवा भरी जाएगी कि जब तक वह फट ना जाए, ठीक है, उस गुब्बारे में कितनी हवा भरी जाएगी कि जब तक वह क्या है, फट ना जाए। तो यह उसका क्या हो सकता है, वॉल्यूम हो सकता है। इस तरीके से मीन्स जो भी आप एग्जाम्पल हो अलग अलग तरीके के, ये आप समझा करके जो भी वॉल्यूम से रिलेटेड यह कॉन्सेप्ट है इसको विकसित कर सकते हो। सो कह रहे हैं किस प्रकार से जो भी गणित से रिलेटेड एक्सपीरियंस है उसको आप आगे एक्ट करोगे, उससे रिलेटेड एक्टिविटी करोगे, उसको आगे ऑर्गेनाइज करोगे। सो कह रहे हैं इस प्रोसेस में सिंपली मिलाने मीन्स मैचिंग करना, क्लासिफिकेशन, एक सीरिएशन करने का जो, या एकाकी संगति मीन्स, एकाकी संगति थोड़ा मैं आपको बता दूं कि भाई इसका मतलब क्या होता है। एकाकी संगति का मतलब होता है जब मीन्स बच्चों को आप ऑब्जेक्ट को काउंटिंग करना सिखा रहे होते हो, ठीक है। सो मीन्स आपने उसके सामने ऑब्जेक्ट रख दिए, जैसे कि ये एक फूल है, ये दूसरा फूल है, ये तीसरा फूल है, ये चौथे नंबर पे है, ये पांचवें नंबर पे है ना। सो आप कहोगे कि भाई फूल को टच करो और गिनो एक, फिर दूसरे फूल को टच करो और गिनो दो, फिर तीसरे को तीन, चौथे को चार, पांचवें को पांच। तो बच्चा अपनी फिंगर से चीजों को टच करके, ठीक है, फील करेगा चीजों के बारे में, और एक काउंटिंग चलती जाएगी, एक दो तीन चार पांच, ठीक है, इस तरीके से एक दो तीन चार पांच, ठीक है, इस तरीके से बच्चा क्या है, चलता जाएगा। सो ये एक एकांकी जो है जहां पे लिखा है नियम होता है, ठीक है। एकांकी संगति मीन्स चीजों को टच करके क्या करवाना, काउंटिंग करवाना, ठीक है। जहां पे इसका मतलब ये होता है कि यदि आप एक काउंटिंग करने का बेस क्लियर करवाना चाहते हो बच्चों को, तो यह काउंटिंग करने का बेस यही होता है, आधार होता है एकांकी संगति, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा और कर लेंगे, आगे जी आएगा। इसमें कह रहे हैं इस तरीके की जो भी कॉन्सेप्ट है इसको विकसित करने का प्रयास कहीं भी दृष्टिगत नहीं होता, जबकि ये संकल्पनाएं गिन पाने की योग्यता के मूल आधार। मीन्स यहाँ पे कह रहे हैं जो भी मिलाना है, वर्गीकरण करना है, क्रमबद्ध करना है, ठीक है, यहाँ पे ये चीजें बच्चों को आपने शो नहीं करनी है। जस्ट यहाँ पे कह रहे हैं कि संकल्पनाएं गिन पाने की योग्यता क्या मूल आधार है। मीन्स यहाँ पे आप फिर क्या है, इस तरीके से जो भी मिलाना करवा रहे हो, क्लासिफिकेशन, यहाँ पे बच्चों का काउंटिंग करने का मीन्स एक बेस क्लियर हो जाए, ठीक है। संख्या रटवाने के पश्चात बच्चों को कह रहे हैं धीरे धीरे एक दो तीन लिखाना सिखाया जाता है, जो कि यह गलत बात है, ठीक है। संख्या आप रटवा रहे हो, फिर इसको एक एक दो तीन करवा रहे हो, ये इसका थोड़ा हम आगे कर लेंगे। तो जैसे कि हमारे पास यहाँ पे ना एक एक्टिविटी दी गई है जिसमें बताया है कि बच्चे भाई जब स्टार्टिंग में गिनती या काउंटिंग करते हैं, है ना, तो वह कैसे चीजों को गलत कर देते हैं, इस चीज के बारे में यहाँ पे बताया गया है। सो
थोड़ा मैं यहाँ पे पढ़ देता हूँ। कह रहे हैं बच्चों, इसको यहीं से देख लेते हैं। कह रहे हैं संख्या रटवाने के पश्चात बच्चों को धीरे धीरे 1 2 3 लिखाना सिखाया जाता है, लिखना सिखाया जाता है। सो इसे कर पाने के लिए बच्चों में जो भी आई हैंड कोऑर्डिनेशन है वो विकसित हुआ है या नहीं, इसका इंतजार व जांच किए बिना उन्हें जो भी लिखना या सिखाना हम क्या कर देते हैं, शुरू कर देते हैं, जो कि सही बात नहीं है। सो इस समय कह रहे हैं अधिकांश बच्चों की आयु, इस समय का मतलब है कि जब बच्चे प्री स्कूल में एंटर करते हैं, प्री प्राइमरी स्कूल में जब बच्चे आते हैं तो उनकी आयु लगभग 3 या 4 वर्ष हो सकती है। वैसे तो हमने 3 या 6 वर्ष तक मान के चलनी है जो भी एक प्री प्राइमरी स्कूल के बच्चों की एज की अगर बात करें। सो 3 वर्ष हो सकती है। तो कह रहे हैं इस तरीके से संख्याएं और गिनती सिखाना कि आप उसको 1 2 3 रिसाइट करवा रहे हो और उसके बाद फिर उसको लिखवा रहे हो, तो कह रहे हैं जो उसके वास्तविक जीवन के अनुभवों पर आधारित नहीं होता। सो ये चीजें उसके एक जो भी उसकी लाइफ से रिलेट नहीं करता, जो भी उसके लाइफ से रिलेटेड कुछ एक्सपीरियंस है उससे रिलेट नहीं करता। तो बच्चों के लिए यह क्या है, मीनिंगलेस होती हैं ये चीजें। ये किस हद तक मीनिंगलेस हो सकती हैं, मीन्स इसका कोई काम नहीं है। तो इसको हम थोड़ा देख लेते हैं। जहाँ पे कह रहे हैं कि 4 वर्ष की रजनी गिनती सुना रही थी, तो उसमें उनमें से कुछ संख्याओं के नाम तो क्रम में थे और कुछ अनियमित क्रम में थे। जैसे कि उसके पास ही उसकी मौसी बैठी थी, उन्होंने रजनी से पूछा कि क्या तुम 2 लिख सकती हो, तो रजनी बोली हाँ मैं 2 लिख सकती हूँ। मीन्स उन्होंने फिर 2 किस तरीके से लिखा, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। तो रजनी ने जो भी 2 इस तरीके से लिखा, पहले उसने इस तरीके से 2 जो भी है 2 डिजिट है जो इसकी एक शेप क्रिएट कर दी, ठीक है, जो यहाँ पे आप देख सकते हो। इस तरीके से उसने 2 को क्रिएट कर दिया। फिर उसने अपने हिसाब से इस तरीके से 2 जो कि एक फूल है, फ्लावर है, इसको क्या कर दिया, मीन्स ड्राइंग कर दिया, इसको ड्रा कर दिया। तो उसने कहा कि भाई ये पूरा क्या है, 2 है। लेकिन देखा जाए तो 2 तो ये है, ना कि ये इसके साथ। लेकिन उसने जो भी भाई किताब में देखा था, जिस तरीके से उसको स्ट्रक्चर दिखाई गई थी, है ना, जो भी उसके प्री प्राइमरी स्कूल की बात करें उसमें, तो उसने उस तरीके से बना दिया जैसा कि यहाँ पे कहा है। कह रहे हैं उसकी मौसी ने पूछा पर यह तुमने 2 के साथ क्या बना दिया, मीन्स 2 के साथ यह क्या बना दिया। सो कह रहे हैं तो रजनी ने उत्तर दिया फूल। तो यह पूछे जाने पर कि उसने ये फूल क्यों बनाए, तो रजनी का उत्तर था कि किताब में जो भी उसने बुक देखी है ना, 2 उसमें इसी तरीके से लिखा था। तो उसकी मौसी ने पूछा यदि मैं यहाँ 2 बत्तखे बना दूं तो क्या यह 2 होगा, तो रजनी ने उत्तर दिया कि वो 2 नहीं होगा। मीन्स अगर यहाँ पे 2 के साथ, ठीक है, फूल की जगह पे जो भी है इसकी जगह पे हम 2 बत्तखें मीन्स डक क्रिएट कर दें, जैसे कि इस तरीके से, ठीक है, तो इस तरीके से बना दें तो क्या ये 2 होगा, उसने पूछा। लेकिन उसने क्या कहा कि भाई नहीं, यह 2 नहीं होगा। सो इससे इस एग्जाम्पल से हमें क्या पता चल रहा है, कह रहे हैं इस एग्जाम्पल से यह स्पष्ट हो जाता है कि रजनी को यह समझ नहीं है कि किन्हीं 2 वस्तुओं का कलेक्शन ही 2 होता है ना। हालांकि रजनी 1 से 10 तक गिनती लिख सकती थी। तो क्या आपके विचार में कह रहे हैं जो भी उसको एक काउंटिंग करने की या संख्या की संकल्पना है वह विकसित हो चुकी है या नहीं। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि भाई यह उसमें अभी विकसित नहीं हुई है ना, क्योंकि जो भी उस वह स्ट्रक्चर देख रही है उसी चीज को वह 2 समझ रही है कि भाई 2 के साथ 2 फूल हैं, तो यह पूरी स्ट्रक्चर क्या है, 2 है, जो कि हमारे पास यहाँ पे एग्जाम्पल में दी गई है, जो आप देख सकते हो। क्लियर है। सो कह रहे हैं प्री प्राइमरी स्कूल में संख्या संबंधी जो भी मीन्स काउंटिंग से रिलेटेड या 1 2 3 4 जो भी संख्या है ना, डिजिट से रिलेटेड अगर आप कोई एक्टिविटी आयोजित की जाती है तो कह रहे हैं निम्नलिखित सिचुएशन उसका एक एग्जाम्पल हो सकती है। जैसे कि यहाँ पे कहा है, जिसको पढ़ लेते हैं। कह रहे हैं टीचर ने बच्चों की संख्या की संकल्पना को मजबूत करने के लिए एक एक्टिविटी की प्लानिंग की। उसने कह रहे हैं दीवार पर एक चार्ट लगाया जिसके ऊपर लगभग 20 तक क्या लिखी थी, संख्या लिखी थी। प्रत्येक संख्या के सामने कह रहे हैं कुछ वस्तुएं रखी थी। प्रत्येक संख्या के सामने संगत वस्तुओं का मतलब है कि यदि 1 लिखा है तो वहां पे 1 पेंसिल है, 2 लिखा है तो वहां पे 2 पेंसिलें हैं, 3 लिखा है तो वहां पे 3 पेंसिलें हैं, 4 है तो वहां पे 4 पेंसिलें हैं। इस तरीके से मीन्स यहाँ पे कुछ ना कुछ रखा था। ठीक है, कह रहे हैं वह एक एक संख्या की ओर इशारा करती है और उसे ऊंचे स्वर में रिसाइट करती है और बच्चों से वही संख्या 3 बार दोहराने के लिए कहती है। इसके पश्चात कह रहे हैं बच्चों से 4 की संख्या को अपनी अपनी उंगलियों द्वारा भी वह दर्शाने के लिए कहती हैं। ठीक है, मीन्स वह अपनी उंगलियों से उस 4 को भी काउंट करती हैं। सो 20 में से केवल एक बच्चा ही ऐसा कर पाता है। मीन्स अपनी उंगलियों से जो भी काउंटिंग करना है 20 में से सिर्फ एक बच्चा ही कर पाता है। उसने कह रहे हैं उस बच्चे को शाबाशी दी और फिर बच्चों से दूसरी संख्या उंगलियों द्वारा दर्शाने के लिए कहा। मीन्स दूसरी संख्या जो 2 है इसको उंगलियों द्वारा दर्शाओ।
ठीक है, उसने जैसे कि 4 को उंगलियों द्वारा दर्शाने के लिए कहा था, तो कह रहे हैं ऐसा उसने प्रत्येक संख्या के लिए किया था और हर बार केवल 1 या 2 बच्चे ही उसका उत्तर देते। तो इस दौरान कह रहे हैं जो कि ज्यादातर बच्चे थे, ठीक है, वह असावधानी व लापरवाही से बैठे हुए थे। तो आपने जस्ट उनको देखना है कि बच्चों का जो भी सीटिंग प्लान है वो किस तरीके से है, बच्चे जो आप पढ़ा रहे हो उस पर कंसंट्रेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ठीक है। कह रहे हैं कुछ कमरे से बाहर देख रहे थे और कुछ एक दूसरे से बातें कर रहे थे। तो ये भी एक कारण था कि बच्चों को जो भी करवाया जा रहा था उसमें बच्चे उसको एंजॉय नहीं कर रहे थे, ठीक है। आगे कह रहे हैं आकारों और रंगों की जानकारी देने के दौरान भी अधिकांश शाला पूर्व बच्चे कह रहे हैं शाला पूर्व केंद्रों में रटा कर याद करने की विधि पर क्या दिया जाता है, जो जोर दिया जाता है। मीन्स जब आप आकार को या रंगों को याद करवाते हो तो सिंपली उन्हें रटाया जाता है, जैसे कि आप सिंपली लिख रहे हो काला, हरा, पीला, नीला, सफेद जो भी है ना, लिख रहे हो इस तरीके से, तो इसको रटा रहे हो, है ना। यहाँ पे आप उसको स्पेसिफिक रंग नहीं दिखा रहे, ठीक है, या उनके जो भी उनकी फैमिलियर चीजें होती हैं जो उनके साथ कॉन्टेक्ट में होती हैं चीजें, ठीक है। जैसे काला, तो बच्चों के काले बाल होते हैं, तो आप कहो कि आपके बालों का रंग क्या है, काला है ना, हरा। तो उसकी जो भी बच्चों की ड्रेस हो सकती है, कपड़े हो सकते हैं, ठीक है। आप किसी स्पेसिफिक पक्षी को चूज कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। येलो से रिलेटेड मीन्स आप कुछ ना कुछ उसके कपड़े हैं, ठीक है, उसके पास एक बैग है, उसका आप रंग दिखा सकते हो, ठीक है। सो यदि आप उनको कुछ चीजों के साथ कनेक्ट नहीं करोगे तो फिर इसका कोई फायदा नहीं है। तो कह रहे हैं अधिकांश बच्चे जो है ड्राइंग या कटआउट के रूप में जो भी स्क्वायर हो गया, जो भी एक ट्रायंगल हो गया और चतुर्भुज हो गया, ठीक है, इसकी मानक आकृतियां बार बार बच्चों को दिखाई जाती हैं। उसके नाम बिना सोचे समझे उसे याद रखने के लिए कहा जाता है, ठीक है। ये कागज की आकृतियां पर्यावरण में वर्तमान विभिन्न आकृतियों की मात्रा द्विआयामी न्यू, तो यहाँ पर जो भी हम कागज में उसको दिखा रहे होते हैं, है ना, इस तरीके से, तो जो भी एक वर्ग है या चतुर्भुज है, त्रिभुज है, जो दिखा रहे होते हैं, तो ये यहाँ पे जस्ट 2 डिमेंशन में दिखाई दे रही है ना बच्चों को, 3 डिमेंशन में तो दिखाई नहीं दे रही, ठीक है। सो ज्यादातर मीन्स यहाँ पे यही लिखा है कि भाई 2 डिमेंशन में ये चीजें वहां पे शेप की गई होती हैं, उनकी फॉर्मेशन होती है। सो आकृतियों के बारे में सिखाना तब ज्यादा उपयोगी होगा, सार्थक होगा, जब कह रहे हैं एक रियल में मटेरियल या वस्तुओं का ऑब्जेक्ट्स को लेकर के आएगी, ठीक है। मानक आकृतियों के नाम सीखना इस बात का सूचक नहीं है कि बच्चे आकृतियों को देख के कॉन्सेप्ट को विकसित कर रहे हैं, ठीक है। ऐसी चीज यहाँ पे नहीं करनी है आपने, जस्ट आकृतियों को दिखा। मीन्स खेल खेल के दौरान आप विभिन्न वस्तुओं और सामग्रियों के बारे में आप क्या है उसके संपर्क में आने से जो भी उनके परिणाम स्वरूप बच्चे आकृतियों के नाम सीख जाएंगे। मीन्स जब वह खेल खेल में उन ऑब्जेक्ट्स के कॉन्टेक्ट में आते हैं तो उनको उसके नाम बताओ, उसी टाइम पे नाम बताओ, ठीक है। तो फिर वो कहीं ना कहीं क्या है कि त्रिभुज है, चतुर्भुज है, इसके बारे में उनकी समझ विकसित हो जाती है, रंग है, आकार है, इसके बारे में उनकी समझ विकसित होती है। कह रहे हैं आगे, कह रहे हैं यहाँ पे हम आकार, आकृति, संख्या, माप, स्थान और समय का जो भी एक कॉन्सेप्ट है इसको मजबूत करने वाली कुछ खेल क्रियाएं यहाँ पे करेंगे। सो हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट जो आती है आकृति की संकल्पना, ठीक है। आकृति की संकल्पना का मतलब है भाई कि जो भी एक शेप है, ठीक है, इसको मीन्स कैसे शेप के कॉन्सेप्ट के मीन्स बच्चों को शेप के बारे में नॉलेज देनी है जस्ट, तो इसको आप कैसे विकसित करोगे, ठीक है। तो सिंपली देखो, जो हमने पीछे खेल क्रियाएं की है ना, मिलान करने की खेल क्रियाएं, मैचिंग करना, क्लासिफिकेशन की खेल क्रियाएं, वर्गीकरण करना, ठीक है। सो उसी खेल क्रियाओं के आधार पे हम बच्चों को जो भी एक शेप है वस्तुओं की उसको बता सकते हैं। पे शेप की जो भी संकल्पना है, कॉन्सेप्ट है, इसको कह रहे हैं विकसित करने के लिए कह रहे हैं आयोजित कुछ ऐसी खेल क्रियाएं हैं जो हमारे पास नीचे दी गई हैं। जैसा कि हमारे पास कह रहे हैं हम पीछे भी जो भी सेक्शन पढ़ा है, हमने पीछे जो 3 पार्ट्स किए हैं वीडियो पे, तो उसमें हमने मैचिंग पढ़ा है, आपको पता होगा। सो कह रहे हैं शुरुआत की तौर पर कह रहे हैं जो भी आकृतियों को मिलाने संबंधी क्रियाएं आप कर सकते हो। मीन्स कुछ आकृतियों से रिलेटेड ऑब्जेक्ट लीजिए जिसकी कोई ना कोई आकृति होती है, शेप होती है, सो उसको मैचिंग करवाएंगे आप, तो इससे बच्चे आकृति के बारे में बता पाएंगे। कह रहे हैं शुरू में आकृति का नाम बताने की यहाँ पे जरूरत नहीं है, बच्चों को केवल कहें कि समान दिखने वाले पत्तों को ढूंढें, या कपड़ों का जो भी एक टुकड़ा है दिखाते हुए कहें कि इस ढेर में से इस कपड़े के टुकड़े की आकृति के जैसे और टुकड़े आप क्या करें, निकालें, उसमें छांटें, है ना। कह रहे हैं इस तरीके से कई अनियमित आकृति के पत्तों या कपड़े के टुकड़े को संबद्ध आप कोई नाम भी नहीं दे पाएंगे। मीन्स यहाँ पे एक आकृति का टुकड़ा है, सॉरी मीन्स एक पत्ते का टुकड़ा है, जहाँ एक पत्ता है ना, सो आपको पता है कि वो पत्ता है और उसको क्या आप नाम दोगे, या कपड़े के टुकड़े को क्या नाम दोगे, है ना। वो एक कपड़े का टुकड़ा भी तो कपड़ा ही हो सकता है, ठीक है। तो होप ये चीज आप समझ गए होगे
कि भाई कैसे आपको आपने जो भी एक एक्टिविटी है वो करवानी है और आकृति से रिलेटेड। ऐसे ही यहाँ पे कह रहे हैं क्लासिफिकेशन से रिलेटेड आप कोई ना कोई एक्टिविटी करवा सकते हो। याद रखें, कह रहे हैं शुरू शुरू में आपने जो भी क्लासिफिकेशन की खेल क्रियाओं के लिए जो सामग्री आप मटेरियल आप जो चुनते हो, ठीक है, वह आकृति जैसे अतिरिक्त और सभी विशेषताओं में एक समान होने चाहिए। मीन्स उसमें ज्यादातर आप मीन्स जस्ट समझा सको एक आकृति के बारे में, ठीक है। ये कहा है इन्होंने कि जो भी आप क्लासिफिकेशन के लिए ऑब्जेक्ट लोगे, जैसे कि बच्चों को अलग अलग शेप के बटन, बॉटल्स के ढक्कन, ठीक है, पत्ते, कंकड़, मोती, पेन, सॉरी हाँ पेन और डिब्बे, ठीक है, ये आप दे सकते हो बच्चों को, पेन वगैरह, डिब्बे, पेंसिल, ठीक है। सो कॉपीज भी ले सकते हो आप, अलग अलग आकृति से रिलेटेड होने चाहिए, ठीक है। मिलती जुलती चीजों को कह रहे हैं आप इकट्ठा एक साथ रखने को कहें। शुरू में स्वयं आपको एक ही आकृति की चीजों के समूह बनाकर बच्चों की सहायता करनी पड़ेगी। तो स्टार्टिंग में आपको खुद उनकी हेल्प करनी पड़ेगी, उनको सिखाना पड़ेगा, ठीक है। पहले ही पहल कह रहे हैं आप स्वयं अलग अलग आकृतियों की चीजों के कुछ समूह बनाए, क्योंकि वर्गीकरण करना तो समूह बनाना होता है ना। सो कह रहे हैं फिर उन्हें वस्तुओं के ढेर में से प्रत्येक समूह में और चीजें रखने को कहें। सो इस तरीके से आप करवा सकते हो उनको, जो भी एक शेप है इससे रिलेटेड समझ विकसित कर सकते हो। जब बच्चे कह रहे हैं ऊपर की क्रियाओं को करने में एबल हो जाएंगे, तो कह रहे हैं जटिल क्रियाओं की और आप क्या हो सकते हो, अग्रसर हो सकते हो। थोड़ी चीजें कॉम्प्लेक्सिकल कर सकते हो। भिन्न आकृतियों की वस्तुओं को अलग अलग समूह में रखें और बच्चों को उनके समूहीकरण के आधार पर बच्चों से पूछें, अर्थात उनसे पूछें कि प्रत्येक समूह में कुछ आकृतियां इकट्ठी क्यों रखी गई हैं, है ना। सो ऊपर वाली क्रियाओं के साथ साथ कह रहे हैं बच्चों का ध्यान आप आसपास की वस्तुओं की आकृतियों की और भी आप अट्रैक्ट कर सकते हो। बच्चों से कमरे में, बच्चों को कमरे में दिखाई देने वाली कह रही है सभी जो भी एक गोल वस्तुएं हैं, सर्कल में है, ठीक है, बेलनाकार वस्तुएं हैं, ठीक है, उसको पहचानने के लिए कहें। सो सर्कल में बेलनाकार है ना, उसको इस चीज से फिर शेप की समझ आएगी। शुरू में कह रहे हैं आकृतियों के नाम का प्रयोग न करें, लेकिन जिस आकृति की वस्तु आप उनसे ढूंढवाना चाहते हो उस आकृति की वस्तु उन्हें दिखाएं, ठीक है। जस्ट वस्तु आप दिखा सकते हो, उनके लिए आप जस्ट मीन्स एक नाम न बताओ, जस्ट उस आकृति को दिखा दो, ठीक है। यहाँ पे कह रहे हैं आगे ऐसी एक्टिविटी के दौरान विशेष आकृतियों के नामों से बच्चों को परिचित करने के अवसर अपने आप मिलते जाएंगे, ठीक है। विवेक कैसे आपने उन बच्चों को उनके नाम बताना है। नेक्स्ट हमारे पास जो आता है भाई टॉपिक, वो यहाँ पे आप देख सकते हो आकार की संकल्पना को विकसित करना। मीन्स वो हमने शेप किया था, इसका मतलब होता है साइज। भाई जो भी एक साइज है उसको कैसे विकसित करना है, ठीक है। तो इसमें कह रहे हैं कोई भी क्रिया जिसमें बच्चों द्वारा विभिन्न आकारों की वस्तुओं में तुलना करना, वस्तुओं को क्रम में रखना और सबसे लंबी या सबसे छोटी वस्तुओं की पहचानना और क्रम कह रहे हैं में आने वाली अगली वस्तु को उठाना शामिल होता है। सो कह रहे हैं अगर हम आकार की बात करें, ठीक है, साइज की बात करें, तो यहाँ पे आपको करना, बच्चों को ये चीज आनी चाहिए, मीन्स उसको तुलना करना आना चाहिए, क्रम में रखना आना चाहिए। छोटा बड़ा जो है इसकी समझ होनी चाहिए बच्चों को कि कौन सी चीज छोटी है, कौन सी चीज बड़ी है। जो समान दिखने वाली वस्तुएं होती हैं तो उसमें कौन सी छोटी है, कौन सी बड़ी है ना। और क्रम में आने वाली जो अगली वस्तु को उठाना है वो कौन सी वस्तु होनी चाहिए क्रम में आने वाली। जैसे कि यहाँ पे हम, ये एक पेंसिल है, ये दूसरी पेंसिल है, ये तीसरी पेंसिल है, जो चौथी पेंसिल है ना। तो इसमें से कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी है। तो बच्चे चारों को कंपैरिजन करेंगे, चीजें समान है, सारी पेंसिल है, लेकिन ये बड़ी है और ये छोटी है ना। इस तरीके से पहले बच्चा बड़ी पेंसिल रखेगा, ठीक है, फिर उससे छोटी रखेगा। तो अब चारों में से देखना है कि उससे छोटी क्या है ना। तो इसने बड़ी तो रख दी, फिर इन तीनों को कंपैरिजन करना है कि भाई ये इस पेंसिल से छोटी है, ठीक है। तो इसमें फिर वो ये पेंसिल रखेगा, ठीक है, इस तरीके से, फिर ये रखेगा इस तरीके से, फिर वो ये रखेगा इस तरीके से, ठीक है। सो इसको सीरीज में लगाना भी आना चाहिए कि अगर वह किसी चीज के साइज को समझना, क्योंकि साइज ही तो हम कर रहे थे, ठीक है। यहाँ पे जो पेंसिल है उसका साइज ही तो चल रहा था, ये उसका साइज ही तो है। सो कह रहे हैं ऐसी एक्टिविटी में वस्तुओं की जो भी एक लंबाई है, जैसे सबसे छोटी या सबसे बड़ी, उससे बड़ी क्रम में वस्तुओं को रखना, और जो भी एक वॉल्यूम है, ठीक है, कि सबसे बड़े डिब्बे का वॉल्यूम या उसका जो भी एरिया है, ठीक है। इस तरीके से बच्चों का जो भी एक एरिया, वॉल्यूम, जो भी एक लंबाई, चौड़ाई, यह चीजें उनमें विकसित होगी बच्चों में, ठीक है। सो कह रहे हैं आप जानते हैं यहाँ पे हमारे पास ना कुछ क्रियाएं दी गई हैं, मीन्स किस तरीके से हम जो भी एक साइज है इसकी संकल्पना को विकसित करवाना चाहते हैं। सो कह रहे हैं आप जानते हैं कि शुरू शुरू में लंबा, छोटा, ऊंचा, जो भी एक नाटा, बड़ा, ठीक है, जैसे शब्दों का आप प्रयोग करोगे, ठीक है। स्टार्टिंग में आप इस तरीके से कर सकते हो कि भाई लॉन्ग, शॉर्ट, टाल, ठीक है, बिग, स्मॉल, इस तरीके से मीन्स जो भी यह वर्ड है कंपैरिजन करने वाले, ये आप
ले सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो शुरू शुरू में कह रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा है सबसे लंबा सबसे छोटा, तुलनात्मक जो शब्द होते हैं इनका प्रयोग नहीं करोगे। सबसे लंबा सबसे छोटा जो भी कंपैरिजन वर्ड है इसका प्रयोग यहाँ पे नहीं करना, लेकिन यहाँ पे लंबा छोटा ऊंचा नाटा इस तरीके के शब्दों का आप प्रयोग कर सकते हो, ठीक है। कह रहे हैं शुरू में बच्चों के लिए ऐसी खेल क्रियाओं की योजना बनाई जिसमें दो वस्तुओं की तुलना ही जस्ट शामिल हो, कि भाई दो वस्तुओं को कंपैरिजन करके उसका जो भी एक साइज है वो पता लगा लें, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कह रहे हैं कि जब आपको लगे कि बच्चे इन शब्दों से परिचित हो गए हैं, लंबा छोटा ऊंचा, ठीक है, तो ऐसी खेल क्रियाओं को प्रस्तुत करेंगे जिसमें दो से अधिक ऑब्जेक्ट शामिल हो सकते हैं। तो इसके बाद आप 3 या 4 ऑब्जेक्ट ले सकते हो। मिलाने की ऐसी खेल क्रियाएं आयोजित करें जिसमें बच्चों के वस्तुओं के ढेर में से इस छड़ी जितनी लंबी छड़ी निकालनी है, इस प्याले जितनी मीन्स सबसे बड़ा प्याला जो भी कप है उसके जितना बड़ा कप निकालना है, ठीक है। मीन्स आप बच्चों को कलेक्शन दे सकते हो, बहुत सारी चीजों का कलेक्शन दे सकते हो, और आपने उस कलेक्शन में से कहना है कि यहाँ पे बहुत सारी चीजों का कलेक्शन पड़ा है और इसमें से क्या करना है, एक आपने कप उठाना है और कहना है कि भाई इसी कप से मिलता जुलता इसी के साइज का कप आपने ढूंढना है ना कलेक्शन में से। तो बच्चे इसमें से उस कप को क्या करेंगे, ढूंढेंगे, इस तरीके के कप को। तो इस तरीके से आप एक्टिविटी करवा सकते हो। मिलाने से रिलेटेड कह रहे हैं यहाँ पे क्रियाएं, मिलाने से रिलेटेड जो भी एक्टिविटी के पश्चात आकार पर आधारित क्लासिफिकेशन, तो वही चीज जैसे हमने शेप में किया था कि पहले वही आपने मैचिंग करवाना है फिर आपने क्लासिफाई करवाना है ना। सो वही चीज यहाँ पे है कि पहले आपने क्या है, कंपैरिजन होना चाहिए, सीरीज में होना चाहिए, मिलाने से रिलेटेड और क्लासिफिकेशन से रिलेटेड आप कुछ उनसे एक्टिविटी करवा सकते हो। यहाँ पे कह रहे हैं क्रमबद्ध करने की क्रियाएं भी आकार की संकल्पना को विकसित करती है, ठीक है। सो क्रमबद्ध करना जो कि हम पहले कर चुके हैं, पेंसिल का एग्जाम्पल हमने लिया था, ठीक है। ऐसे ही उपयुक्त क्रियाओं के अतिरिक्त कह रहे हैं आप कुछ बाहरी और भीतरी कुछ खेल क्रियाएं होती हैं जो कि हमने पीछे खेल क्रियाएं की थी। बाहरी खेल हमने किया था, जो भी बच्चे ग्राउंड में जाकर के घर से बाहर खेल खेलते हैं, जिसमें लगभग हमने ये पढ़ा था कि भाई जो ग्रॉस मोटर स्किल है वो विकसित होता है, क्योंकि बाहरी खेल में ज्यादातर बच्चे भागते हैं दौड़ते हैं, है ना। लेकिन भीतरी खेल कुछ ऐसे खेल हो सकते हैं जैसे कि बच्चे ड्राइंग कर रहे हैं, पेंटिंग कर रहे हैं, कुछ ना कुछ लिख रहे हैं, वो उनके लिए खेल हो सकते हैं। बच्चे छोटे खिलौनों से घर में बैठकर खेल रहे हैं, ठीक है, वो उनके भीतरी खेल हो सकते हैं, है ना। सो यहाँ पे उन खेलों से भी बच्चों में जो भी एक साइज है, ठीक है, इसकी समझ को आप विकसित कर सकते हो बाहरी खेलों से। हमारे पास आगे जो टॉपिक आता है वो है संख्या की संकल्पना। सो अब यहाँ पे हमारे पास संख्या की संकल्पना आई है कि भाई संख्या आपको पता है बेसिकली इसमें स्टार्टिंग में काउंटिंग करना ही आएगा, ठीक है। सो कह रहे हैं जैसा कि आप जानते हैं कि मैचिंग करना, क्लासिफिकेशन करना और सीरीज में लगाना और वस्तुओं को की संगति, सो ये मैं आपको बता चुका हूं, लेकिन फिर भी हम थोड़ा इसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। कह रहे हैं इसकी योग्यता संख्या की संकल्पना को विकसित कर, मीन्स पहले बच्चों को काउंटिंग करने के लिए 1 2 3 4 मीन्स जो भी आगे चल रहा है यह वटएवर 5 6 7 8 जो भी नेचुरल नंबर चल रहे हैं, सो इसके बारे में जानकारी अगर बच्चों को आप बताना चाहते हो, सो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों को मैचिंग करना, वर्गीकरण करना, क्रमबद्ध करना, ये इसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। सो यही इसका मूल आधार है। ये क्वेश्चन क्रिएट हो सकता है कि भाई गिनने संबंधी या संख्या की संकल्पना संबंधी योग्यता को विकसित करने का मूल आधार क्या हो सकता है। तो ये आपने याद रखना है, मैचिंग, वर्गीकरण, क्रमबद्ध करना और वस्तुओं को की संगति में, मीन्स 1 to 1 जो भी उसमें करेस्पॉन्डेंस बनता है, 1 to 1 करेस्पॉन्डिंग, तो वो आपने यहाँ पे लेना है। सो इसको हम थोड़ा देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास यही आया है 1 to 1 करेस्पॉन्डेंस, तो इसमें थोड़ा देख लेते हैं क्या की संगति को समझना। देखो यहाँ पे एग्जाम्पल के बेस पे दिया है, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया है कि भाई थोड़ा हम इसको देख लेंगे, लेकिन जो यह एग्जाम्पल दिया है इसमें जस्ट बच्चों ने कैसे किसी काउंटिंग को अपने हिसाब से काउंट किया है चीजों को, सो वो यहाँ पे हम थोड़ा देख लेंगे, क्योंकि फिर ही हम इसको समझ सकते हैं क्या की संगति। कह रहे हैं जब शालापुर बच्चे गिनना सीख रहे होते हैं तो उन निम्नलिखित स्थिति अक्सर उत्पन्न होती है। तो यहाँ पे नीचे एक सिचुएशन दी गई है जो लगभग क्रिएट हो जाती है अपने आप। कह रहे हैं एक टीचर ने एक लाइन में 10 कंकड़ रखे, 10 कंकड़ यहाँ पे हमारे पास पड़े हैं, एक यहाँ पे 2 है, 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये 10 कंकड़ है, ये आप काउंट कर सकते हो, ठीक है। कह रहे हैं टीचर ने 10 कंकड़ रखे और पंकज से कहा कि उन्हें अपने हाथ लगा करके मींस टच करके आपने बताना है, टच करके गिनते हुए बताएं कि ये कितने कंकड़ हैं। उसने 10 रखे थे, पंकज को बोला कि आपने टच करके काउंट करने हैं कि भाई कितने कंकड़ हैं। पंकज ने कह रहे हैं 3 बार गिना और तीनों बार अलग अलग यहाँ पे उसकी संख्या बताई। कभी उसने कहा यह है क्या है 5 है, कभी कहा 8 है, कभी कहा 11 है। मींस जो प्रॉपर एक
जो प्रॉपर जितने कंकड़ थे उसने उतने नहीं बताए, ठीक है। उसका कारण क्या था, यहाँ पे कह रहे हैं भाई उसका क्या कारण क्या था, कह रहे हैं जो भी उसकी काउंटिंग थी वह किस प्रकार थी, पहले थोड़ा देख लेते हैं। कभी कभी बच्चे कह रहे हैं प्रत्येक पत्थर को छूने और गिनने के पश्चात भी गिनती बोलना जारी रखते हैं। मीन्स जब वह उनको छूते हैं, टच करते हैं, और कभी भी वह टच नहीं करते तो फिर भी वह गिनती बोलना जारी करते हैं, जिससे उनकी गलतियां अक्सर हो जाती हैं। सो कह रहे हैं जो बच्चे ऐसी गलतियां करते हैं असलियत में कह रहे हैं उन्हें अकैकी संगति की समझ नहीं होती। अभी उन्हें यह विचार ग्रहण नहीं किया है कि गिनने के दौरान प्रत्येक वस्तु को केवल एक बार ही छूना है और किसी भी वस्तु को छुए बिना आगे नहीं बढ़ना है, और प्रत्येक वस्तु को जिसने उसने छुआ है उसे छूते हुए केवल टच करते हुए सिर्फ एक ही संख्या बोलनी है, सही प्रकार गिन पाने से पहले। बच्चों को कह रहे हैं अकेकी संगति में वस्तुओं को रखने का अनुभव होना चाहिए। सो यहाँ पे जो एक अकेकी संगति बनती है भाई, इसका मतलब यही है कि भाई यहाँ पे जब वह एक वस्तु को छूना है, टच करना है, और टच करने के बाद दूसरी वस्तु को छूना है, और एक वस्तु को गिनते हैं और जब दूसरी को छू करके फिर दूसरी को गिनना है। अब यहाँ पे बच्चे की गलती का कारण यही था कि भाई वह इसको उसने कहा एक, फिर उसने दो इकट्ठों को कंकड़ को मान लिया दो, फिर उसने तीसरे को एक मान लिया तीन, और जो फिर चार नंबर पे जो उसने रखना था उसे छोड़ ही दिया, उसने नेक्स्ट कंकड़ को चार बोल दिया, फिर पांच, फिर छह, सात, आठ, इस तरीके से उसने अपनी गिनती आठ बताई कि भाई ये आठ कंकड़ है, हालांकि यह कितने थे, 10 थे। इस तरीके से मीन्स उनकी यह गलती हो गई थी। तो सिंपली उनको चीजों को एक मीन्स सीरीज में पहले रखने का एक्सपीरियंस होना चाहिए, जो कि यहाँ पे कहा है कि संगति में वस्तुओं को रखने का एक एक्सपीरियंस होना चाहिए। सो अकैकी संगति को समझने के लिए बच्चों को जैसे कि कई या उससे अधिक, सबसे कम, ऐसे शब्दों की भी उनको समझ होनी जरूरी है। यहाँ पे कह रहे हैं 3 वर्ष की आयु के बच्चे कई और थोड़ी वस्तुओं में अंतर को समझ सकते हैं, विशेष रूप से जब उनमें ज्यादा मीन्स भिन्नता ज्यादा बड़ी हो। यदि आप छोटे बच्चों के सामने पत्थर के ऐसे दो ढेर बनाएं जिसमें कि कह रहे हैं एक ढेर दूसरे ढेर को की अपेक्षा काफी बड़ा हो, तो वे आपको ये बता देंगे कि किस ढेर में पत्थर ज्यादा है। तो ज्यादा और कम के अनुभव बच्चों को रोजमर्रा की मीन्स उनकी डेली लाइफ की जिंदगी लाइफ के दौरान मीन्स ये उनको एक्सपीरियंस आता रहता है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया है, जब वे गिलासों में अपने जूस को की मात्रा को देखते हैं, जहाँ वह अपने पेंसिल्स, टॉफी जो भी होती हैं खाने वाली चीजें, उसके संख्या को वो देखते हैं, तो उन्हें पता चल जाता है कि भाई कौन सी चीज ज्यादा है, कौन सी चीज कम है। सो कई, सबसे अधिक, सबसे कम, सबसे ज्यादा, ठीक है, थोड़ा, ये ऐसी उनको शब्दों की समझ यदि होती है तो फिर भी वह क्या है, अकैकी संगति के नियम को समझ सकते हैं। इसमें कहा है कि बच्चों को रोजमर्रा के अनुभव उनमें अकैकी संगति के विचार को विकसित करने में थोड़े सहायक होते हैं। जब वे यह जांच करते हैं कि प्लेटों की संख्या उतनी ही है जितनी की खाने वालों की संख्या, तो यह क्या है, यह एक अकैकी संगति का ही तो एग्जाम्पल है कि भाई बच्चे खाने वालों की संख्या के साथ प्लेटों की संख्या को यहाँ पे कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है। उनको फिर उसने काउंट ही किया है कि भाई अगर हमारे घर में 5 मेंबर हैं तो 5 प्लेटें हैं जो खाने वाली, उसमें 5 प्लेटें हैं, तो इट मीन्स एक प्लेट भाई की, एक बहन की, एक मम्मी की, एक पापा की, एक मेरी, है ना। तो इस तरीके से वो करते हैं, जैसे कि यहाँ पे यह प्लेट मम्मी की है, यह पापा की, यह पिंकी की, यह भैया की, और यह मेरी, है ना। इस तरीके से वो कर रहे हैं। सो जब बालिका प्रत्येक गुड़िया के लिए, जहाँ उसकी जो भी डॉल है उसके लिए एक ब्लाउज ढूंढती है, तो कह रहे हैं वह गुड़िया और ब्लाउज में अकैकी संगति स्थापित करते हैं। मीन्स प्रत्येक गुड़िया के लिए, प्रत्येक गुड़िया मीन्स उसके पास एक डॉल नहीं है, उसके पास काफी सारी डॉल्स हैं, ठीक है, काफी सारी उसके पास डॉल्स हैं, ये हम काफी सारी बना लेते हैं। सो प्रत्येक के लिए मीन्स वह अलग अलग ब्लाउज ढूंढती है यहाँ पे, ठीक है, इसके लिए भी, इसके लिए भी, इसके लिए भी, इसके लिए भी, और इसके लिए भी, ठीक है। सो यह क्या है, यह भी एक अकैकी संगति को क्या करता है, मीन्स स्टेबलाइज करता है, इसको स्थापित करता है। सो अकैकी संगति का मतलब यही है कि भाई आपने जिन वस्तुओं को उसके सामने, ठीक है, रखा है, उसको टच करके गिनते हुए आगे बढ़ना, ठीक है। जैसे कि ये एक, ये दो, इसको टच किया बच्चे ने, फिर इसको टच किया तीन, इसको टच किया चार, फिर इसको किया पांच, ठीक है। सो बच्चों को काउंटिंग करना सिखाने का यह एक बेस है अकैकी संगति, ये आप याद रखोगे, यह एक बेस है। इसमें सीरीज में रखी वस्तुओं को हाथ लगा करके, जो भी यहाँ पे लाइन में रखी गई वस्तुएं, इसको हाथ लगा करके छूते हुए तथा साथ साथ उनकी काउंटिंग करते हुए आगे बढ़ना है, ठीक है। तो ये होता है सीरीज में लगाना, ठीक है। तो भाई आज की वीडियो में इतना काफी है, हमने काफी ज्यादा चीजें डिस्कस कर ली हैं और वीडियो भी काफी लंबी हो गई है, ठीक है।
आगे हम इसी वीडियो का 5th पार्ट कर देंगे भाई, ठीक है, 5वां पार्ट इसका प्रोवाइड कर देंगे कल की क्लास में, ठीक है। सो आज की क्लास जो कि यह वीडियो का 4th पार्ट था, जो मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया था, इसके 3 पार्ट्स हमारे चैनल पर पड़े हैं, उसको देख लें। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें, ठीक है। कल की क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए देखते रहें साइको फॉर यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।